Good evening, everyone. Good evening. Good evening. लक्ष्य, आप ना देखो क्लास तो बेटा लगाते नहीं हो, है ना। और जब आप क्लास में आते हो तो 5 मिनट क्लास अटेंड करके आप क्लास से चले जाते हो, है ना। ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, मैंने इसको सेकेंड लेक्चर में बताया था। एंड टुडे इज आवर फोर्थ लेक्चर, राइट। तो सबसे पहले तो आप रेगुलर रहना सीखो, है ना। और रेगुलर रहोगे तो ही आपके लिए वो फायदेमंद होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ऑल राइट। हाँ तो लक्ष्य, यू शुड वॉच द रिकॉर्डिंग ना बेटा। आपको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। देखो, अगर किसी के पास शाम को स्कूल होता है या आपकी और चीजें होती है तो इन दैट केस आपको तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ना। ये सबके लिए, नोट फॉर लक्ष्य। आप समझ रहे हो आप सब मेरी बात? ठीक है। अगर मान लो आप लोग क्लास में नहीं आ पा रहे हो तो इसका क्या सोल्यूशन है बताओ, तुम लोग ही बताओ। रिकॉर्डिंग ही एक सोल्यूशन है। अब ये तो है नहीं कि मैं पूरा लेक्चर या टॉपिक रिपीट करूंगी, इतना तो मेरे पास भी नहीं है टाइम, क्योंकि फिर सिलेबस ही नहीं होगा तुम लोगों का। वैसे भी 1 घंटे की क्लास लगती है ना। सो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पका पकाया नहीं मिलेगा। अब छोटे बच्चे नहीं होगी मैं आपको स्पून फीडिंग करती रहूंगी हर चीज के लिए, है ना। इतने आप मेच्योर हो कि आपको पता है कि आपको क्या करना आ गया ना, आपके लिए क्या सही है। टीचर विल ऑलवेज गाइड यू। ठीक है, अपने जो डाउट्स हैं भेजो डाउट सोल्विंग ग्रुप में, जो भी है। बट अगर बात आती है टॉपिक की, चैप्टर की, फिर वो आपको रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे मेरा बेटा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली यस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब हमने देख लिया था। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है ना। ट्रांजिशन मेटल्स, कलर क्यों आता है उनमें, वो हमें डिस्कस करना है। हालांकि इसका कुछ पोर्शन जो है डिटेल में मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ाऊंगी, बट हाँ कुछ कुछ चीजें जो भी यहाँ समझ सकते हो वो आप समझ लीजिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, एलॉय फॉर्मेशन, तो ये सब हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो भी जनरल प्रॉपर्टीज थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वी विल कवर इन दिस क्लास। और फिर नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी थर्सडे को, तब हम आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की। क्लियर है? तो आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करवा दिया था। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया था। मैंने कहा था ये चैप्टर में थोड़ी याद करने की चीजें हैं, तो आप लोगों को रिवाइज करते रहना टाइमली। और 3 DPPs में ऑलरेडी आप लोगों के साथ 3 कर चुकी हूँ ना मैं शेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 3 DPPs आई हैव ऑलरेडी शेयर। एक DPP मैं अब आज तो नहीं करूंगी, है ना, बाद में करूंगी एक, क्योंकि आज उतना नहीं हो पाएगा कि उसकी एक DPP बन जाए। तो बाद वाले टॉपिक करा के साथ में भेज दूंगी। तो एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सिखा दिया था? हाँ मैम। क्या मैंने तुम्हें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बता दिया था? मैंने कहा था हमें लगता है क्रोमियम की ज्यादा होगी, बट वेनेडियम की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखो, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू देखने को मिली वो ज्यादा मिली। मतलब वेनेडियम के केस में मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही होगी एज कम्पेयर टू बाकी अदर एलिमेंट। ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी भी बता दी थी। आयनाइजेशन एनर्जी में अपने वीना को पैसा नहीं देना, वेनेडियम, कोबाल्ट, निकल में एक्सेप्शन थी, है ना। और काफी सारे पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को लिखवाए थे लास्ट क्लास में। मेटेलिक रेडियाई का भी मैंने ऑर्डर बता दिया था कि स्कैंडियम से क्रोमियम डिक्रीज होगी, फिर मैग्नीज पे जाते इंक्रीज, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर, फिर इंक्रीज हो जाएगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में याद करो, जब मैं M2 प्लस से M की बात कर रही थी, मतलब मेटल का +2 से 0 में जाएगा जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देख पा रहे थे, सिर्फ कॉपर एक लौता ऐसा एलिमेंट था जो कि +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, लेकिन बाकी जितने भी थे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
है ना, जिंक, ये सब +2 से 0 में नहीं जाना चाहते थे, जबकि 0 से +2 में जाना चाहते थे। और एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू थी वो किसकी थी? एक तो हमारे पास मैग्नीज की थी मेरा बेटा, एक हमारे पास जिंक की थी। रीजन क्या था? क्योंकि मैग्नीज +2 में ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज D5 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। जिंक भी +2 में स्टेबल होता है क्योंकि उसकी D10 कॉन्फ़िगरेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा निकल भी +2 में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उस केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसके अलावा मैंने और क्या बताया था? Yes. मेटल अगर +3 में है तो वो +2 में कब जाना चाहेगा? वो +2 में तब जाना चाहेगा जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो जाना चाहेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास मैग्नीज और कोबाल्ट +3 थे। लेकिन अगर मैं इसमें से भी बताऊं कि मैग्नीज +3 और कोबाल्ट +3 में से सबसे ज्यादा कौन थे, तो कोबाल्ट +3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। और टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2 क्या है थे? रिड्यूसिंग एजेंट थे। और ये H2 गैस रिलीज करते थे जब ये एसिड के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। डेंसिटी भी मैंने आप लोगों को बता दी थी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी ओस्मियम की होती है, 3D में सबसे कम स्कैंडियम की होती है ना। तो ये सब चीजें जैसे जैसे मैंने बताई थी वैसे वैसे तरीके से ही आपको याद करनी है। अपना तरीका चूज करोगे तो पक्का कंफ्यूजन आ जाएगी और क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो तुम लोगों ने सुना होगा, शायद मैंने पहले भी पढ़ाया है, MOT में पढ़ाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, जिसने मेरे से क्लास ली है केमिकल बॉन्डिंग की, जिसने पढ़ा भी है। तो अपन क्या देखते थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कि हमारा जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, यही हम देखते थे। ठीक है। पैरामैग्नेटिक में हम क्या देखते थे? पैरामैग्नेटिक में हम बोलते थे एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना? एक तो होना ही चाहिए, है ना? अच्छा, और डायामैग्नेटिक का मतलब क्या था? डायामैग्नेटिक का मतलब है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूं 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हो? ठीक बात है? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं मेरा बेटा, एनसीईआरटी कुछ शब्द लिखती है, कुछ वर्ड्स लिखती है, तो हम देख लेते हैं वो क्या लिखना चाहती है। वो कहते हैं कि जो आप सब्सटेंस बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो होगा क्या? वो कह रहे हैं व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सब्सटेंस, तो 2 टाइप का बिहेवियर वो शो करते हैं, या तो पैरा या डाया, है ना। डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मान लो वो सब्सटेंस जो तुमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इफ इट इज डायामैग्नेटिक, तो वो क्या करेगा? जो तुमने फील्ड अप्लाई की है उसको वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसको वो फील्ड अप्लाई की गई हुई फील्ड क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ये तो तुम शायद उसमें भी पढ़ते थे फिजिक्स में, है ना। लेकिन ये तो है एक्सपेरिमेंट वाली बात की मैग्नेटिक फील्ड रखी, ये हुआ, फलाना हुआ। आप पेपर पे कैसे बताओगे? मान लो कोई तुम्हें दे दिया जाए, मान लो तुम्हें ये दे दिया, बताओ भाई पैरामैग्नेटिक है, तो उसके लिए तो तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना। अब ये थोड़ी ना देखोगे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और फिर चेक करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? हो ठीक है। यस मैम। एनसीईआरटी की लाइन भी आप लोगों को एक बार पढ़नी है, सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली। देखो एक तो अट्रैक्ट कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? पैरामैग्नेटिज्म का ही क्या है? फॉर्म है। और काफी सारे बेटा ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं जो कि क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। मैम कैसे पता लगाएंगे? वही, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी उसने आपको ट्रांजिशन मेटल आयन दिया होगा, बस तुम्हें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तुम्हें चेक करने हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, नहीं है तो डायामैग्नेटिक। कहानी यहीं के यहीं खत्म हो जाती है। क्लियर है? चलिए यस ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्या लिखती है? यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे और यहाँ पे लिखो जेई 2026। किसी ना किसी शिफ्ट में इन लाइन में से तुम्हें कोई सवाल बन के मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, ऐसा कुछ जो है तुम्हें सवाल देखने को मिल सकता है। तो हाँ, क्या बोलता है? वो कह रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो किस वजह से अराइज होता है? मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है मैम, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। अब वो चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट जो है
आपको अराइज होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से आएगा? दो चीजों की वजह से आएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, स्पिनिंग कर रहा है अराउंड इट ओन एक्सिस, तो Yes, उसकी ma'am. वजह से हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। ऑर्बिट के अराउंड भी क्या लगा रहा है? बोलो, ऑर्बिट में भी क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, तो उससे हमारा क्या जनरेट होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से दो तरीके के मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज होते हैं, स्पिन वाला और कौन से वाला मेरा बेटा? ऑर्बिटल वाला, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी कहती है अगर मैं ट्रांजिशन मेटल आयंस की बात करूं ना, फर्स्ट सीरीज की, फर्स्ट यानी कि 3D सीरीज की, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स है ना, तो उनमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? क्वेंच होता है। क्वेंच का मतलब एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमिनेट, मतलब खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे कुछ ज्यादा शब्दों में तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड योर स्कोप। ये आप पढ़ते हो व्हेन यू आर टेकिंग स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे जो है बेसिकली बहुत डिटेल में जाया जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा बेटा जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो ज्यादा डिफ्यूज होती है इन द एनवायरमेंट, है ना, डिफ्यूज होती है, तो उसकी वजह से जो बाहर की चीजें हैं एनवायरमेंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हो गई, लिगेंड्स हो गई, तो वो उसको क्या कर देती है? खत्म कर देती है, क्योंकि उसको वो मतलब लाइक बाहर की तरफ होती है, बाहर काफी सारी चीजें होती हैं, तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कहीं ना कहीं क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा मेरा बेटा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से आएगा। और यहाँ पे हम मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे। बोलो हाँ या ना, मुझे दोबारा बताना है तो बताओ। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। निशिता क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? आपका आई गेस नेटवर्क इशू है। सेकंड पॉइंट वाला, सेकेंड पॉइंट में ये है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है 3D सीरीज के लिए, वो क्वेंच हो जाता है। क्वेंच मतलब एलिमिनेट हो जाता है। तो बाहर के एनवायरमेंट में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। आपका लिगेंड का कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, बट वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से आएगा? आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से आएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या यूज करके आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को आप ऐसे डिनोट करते हो, इसकी यूनिट किस में होती है बेटा? बोहर मैग्नेटोन में होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस टू, ठीक है जी। क्या होता है निशिता? n इंटू एन प्लस टू। बोहर मैग्नेटोन की यूनिट होती है, वेयर n is equal to number of unpaired electrons। बात ठीक है? बात ठीक है। जैसे अगर मान लो मेरे पास, लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगी जिससे बार बार आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा बेटा। आप डायरेक्ट, अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। जैसे मान लो सबसे पहले आता है मेरे पास, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तुम एक बार बताओ, जब तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? √3 आएगा। यस और √3 किसके आसपास होता है? 1.732 इतना होता है। हम इसको लिखेंगे अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है? 1.8 बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। मैं वैसा क्यों, अभी बताती हूँ। अगर मान लो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे पुट करना 2 + 2 4, 4 2 8, और 8 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, तो आप यहाँ पे याद करोगे कि मैम 2.8 के समथिंग आता है। क्लियर है? ऐसे अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.8। क्लियर है? आपको पुट करने की भी जरूरत नहीं है। 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.8। अब 6 होगा तो क्या 6.8 बोलोगे? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जब डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरते हो? 1 2 3 4 5, 6th वाला पेयरिंग हो जाती है, तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। तो 6 के बाद जब 6 की बारी आएगी वापस से वही चालू हो जाएगा, 4, फिर 7 के लिए 3, 8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब। तो यानी कि अगर मेरे को लिखना है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D1 और D9 में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा,
D2 और D8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, D3 और D7 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, D4 और D6 में 4 होंगे, और D5 में कितने होंगे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ये क्लियर है मेरे बच्चों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आर यू श्योर? राघवी, हबल, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. राघवी, आप पहले क्लासेस लगाते थे? Yes, ma'am. मैंने कभी देखा नहीं आपको। मैम वैभवी हूँ मैं। अच्छा, ओके, ठीक है, गॉट इट। वैभवी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एनसीईआरटी ने स्निपिंग लगा रखी है। क्या मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगर मैं तुम्हें कोई ट्रांजिशन मेटल आयन दे दूं तो क्या उसमें तुम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो? बोलो हाँ या ना। जैसे स्कैंडियम +3 में देखो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंडा। तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या है? 0। ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व क्या है? कैलकुलेटेड मतलब जो तुमने इस फॉर्मूले से निकाला, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया, ठीक है। और ऑब्जर्व यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल देखने को मिला, तो एक्सपेरिमेंटल भी इसका 0 देखने को मिला, और वैसे भी टाइटेनियम +3 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि 1.73। मैंने आपको क्या बताया? 1.8 के आसपास आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एमसीक्यू वाले सवाल में आएंगे तुम यही कर लेना, 1.8, 2.8। बट जहां पे अगर इंटीजर बेस्ड सवाल आएंगे वहां पे थोड़ा सा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। टाइटेनियम +2 में 2, देखो कितना आया है। 3d3 में 3, तो देखो कितना आया है। 3d4 में 4 अनपेयर्ड, कैन यू सी दैट? 5 में 5.2, 4 में 4.90। इस तरीके से देखो। लेकिन एक चीज है जो तुम्हें देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अगर मैं मेरा बेटा D1 से लेकर D5 तक की बात करूं तो मेरा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है मैग्नेटिक मूवमेंट का, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट बराबर है। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं? Yes. Yes. क्या Yes, देख पा रहे हैं? लेकिन अगर मैं D6 से लेकर D10 की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो देखने को मिली है वो मेरे को थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। देखो ये मेरा आ रहा है 4.9 समथिंग, लेकिन देखो इतनी एक्सपेरिमेंटली मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंटली देखा तो इतना मिला। ये मेरा इतना आ रहा है लेकिन इतना देखने को मिला। ये मेरा इतना आ रहा है ये लेकिन इतना देखने को मिला। यानी कि D6 से लेकर D10 भी मत लिखो, क्योंकि D10 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो यानी कि बेटा D6 से लेकर D9 तक क्या है? लोचा है। क्या है? लोचा है। अब तुम जब अपने नोट्स बनाओगे तो तुम लिखोगे कि D1 से लेकर D5 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट D6 से लेकर D9 में क्या है? लोचा है। क्या राघवी के लिए मेरी आवाज क्लियर नहीं है या सबके लिए नहीं है? मैम क्लियर है। Clear है। मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। कर लो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज क्यों ज्यादा आ रही होंगी? इससे हम ये एक चीज सोच सकते हैं कि जो D6 से लेकर D9 में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। तो स्पिन प्लस ऑर्बिटल, तो एक्सपेरिमेंटली जो देखने को मिला वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तक ऐसा सवाल जेई में एक बार उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, बट वो भी सिंपल था, मतलब उसके साथ जो और स्टेटमेंट थी वो ऑप्शन देके एलिमिनेट हो जाता। लेकिन ये इन फ्यूचर हो सकता है जेई 2026 में किसी ना किसी को आपकी अपनी शिफ्ट में देखने को मिले, तो बी रेडी। ठीक है, आप रेडी रहिएगा ये वाले क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए मेरा बेटा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ एक। देखो क्वेश्चन का कहता है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन Fe(x+)। ये क्या है? Fe(x+) है, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया हुआ है इन्होंने? √24। अगर √24 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? तुम खुद बताओ। क्या मैं n की वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास 24 आ जाए? बताओ, बोलो। n की मैं क्या वैल्यू रखूं? या तो तुम ऐसे देख लो, वेरी गुड, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और यानी कि 4 पॉइंट समथिंग है, तो मैम ने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। और 4 किस में होंगे?
या तो तुम्हारा D4 होगा या फिर तुम्हारा T6 होगा। तो अब तुम देख लो आयरन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए फिर, बोलो। 3D6 या यानी कि आयरन शुड बी इन +2, तभी D6 आएगा और वहां पे क्या होगा मेरा बेटा, 4 +2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। नितान ठीक है, अनुज, Yes, विशाल, madam. वेरी गुड। ओके चलिए, ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करेंगे। आपको क्या बताना है, ये कुछ आयंस दिए हुए हैं मेरा बेटा, आपको ना इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। तो देखो फॉर्म में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जितने ज्यादा, मतलब उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा होने वाला है ना। यही तो करते हैं, अगर एक अनपेयर्ड है तो 1.8, 2 है तो 2.8, ऐसी तो कर रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो मेरा बेटा, शाबाश करो, वेरी गुड। Please raise your hand if you have done. तन्वेशा आप बताइए बेटा, बी कौन सा? बी ऑप्शन। क्या सबका बी आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। Okay. यस तो वेनेडियम स्कैंडियम तेरी विदाई 3d3 4s2, तो ये D3 है, ये D2 है, D1 है, D0। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट हो। तुम बताओ, क्या अगर इस टॉपिक से सवाल आया तो क्या नंबर ले पाना मुश्किल है? सोच के बता। नो मैम, नो मैम। मैं सच बता रही हूँ मेरा बेटा, ट्रस्ट मी, जितना मैं ये चैप्टर आप लोगों को करा रही हूँ ना, उतना ही अगर आप कर लेते हो डीपीपी के साथ में और जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उसके साथ में, ट्रस्ट मी आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर वहां पे बन जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करिए। देखो अब इसने ना काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक स्टेटमेंट वाला सवाल बनाया है। जस्ट रीड दिस वेरी केयरफुली एंड टेल मी द राइट आंसर। क्या पहली स्टेटमेंट सही है अनुज, कि 3+ से जब +2 में जाएगा तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? इज दिस करेक्ट क्या? निशिता आप बताइए बेटा। मैम नो। वेरी गुड, मैग्नीज का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नीज +2 में ज्यादा स्टेबल है आयरन से। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट बताइए, ठीक है क्या? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट फ्लोर डी ब्लॉक एलिमेंट्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन, बोलो हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, Yes, correct. chromium +2 can liberate hydrogen from dilute acid. Yes, ma'am. Is this correct? क्या? Very good. Yes, ma'am. तो यानी कि बी और सी ये हटाओ, यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, यानी कि आंसर तो आ गया। एक बार ये चेक कर लो, क्या वेनेडियम +2 का मैग्नेटिक मोमेंट इतना होता है? वेनेडियम +2 में याद करो कितना है, D3, और D3 में 3.8 आता है। या देयर इज नो एक्सेप्शन, मतलब देयर इज नो लाइक दैट कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा होती है कैलकुलेटेड से, तो डी इज इनकरेक्ट। सो यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस है मेरा बेटा, आइए जेई 2025 और 24 के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आपको ये देखना है कि इनमें से किसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा, उसी का आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है जब वो +2 में होगा। तो यहाँ पे उसने ना 2 क्वेश्चन बनाए। पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ किसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है, स्कैंडियम का, मैग्नीज का, कोबाल्ट का या कॉपर का? पहले तो ये बताओ, फिर बाकी बात बाद में करेंगे हम। कैन एनीवन टेल मी कि किसका सबसे ज्यादा होगा? अरे नोट्स में से देख लो। मैंगनीज। नितांत नहीं, मैग्नीज में तो टिप आता है ना। मैम कोबाल्ट। वेरी गुड, कोबाल्ट। देखो मैग्नीज में तो डिप आता है, इसको तो काटा लगा दो। अब बाकी चेक कर लो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे 3d7 4s2 होते हैं, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब कोबाल्ट का सबसे ज्यादा होगा, यानी कि कोबाल्ट +2 में तुम्हें बताना है। तो कोबाल्ट +2 मतलब 3d7 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन का मतलब 3.8, और नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो आंसर विल बी 4। यस और नो, ऐसे सवाल आते हैं। Yes, ma'am. ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो कि एनसीईआरटी में नहीं है। क्या ये एनसीईआरटी में है ना? ऐसा है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग एनसीईआरटी में, बस उसने क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा खूबसूरत कर दिया, बाकी सब चीजें हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, आपको ये बताना है इनमें से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, स्कैंडियम इनमें से, ये आपको बताना। हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैग्नीज। मैग्नीज की, मैग्नीज तो होता है 3d5 4। आयरन की। आयरन की होती है Yes, ma'am. मैम क्रोमियम। क्रोमियम की। यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये बन जाएगा 3d5, यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो ये बन जाएगा 3d5 4s1। तो तुम बताओ कहाँ से मुश्किल होगा निकालना, यहाँ से। Yes, ma'am. और मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, ये याद करो। ठीक है, और Yes, लिखवाया ma'am. हुआ था मैंने, तो यहाँ से निकालना मुश्किल होगा, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमियम की। तो Chromium. क्रोमियम प्लस मतलब 3d5, 5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 5.8 बोहर मैग्नेटॉन, और नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था तो 6। देख रहे हो कैसे सवाल आ रहे हैं। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चल ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इनमें से सबसे पहले तो ये जानो पहचानो, अगर आपको नोट्स की हेल्प लेनी, नोट्स की भी ले लो। क्लास में यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम नोट्स, बट पेपर में मत लिया करो। सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी,
मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे लीस्ट कौन सा है? ये मैंने करवाया भी था तुम लोगों को, अगर याद हो तो, लास्ट क्लास में ही करवाया था मैंने। कौन था? ये तो +5 में है, ये +7 में है, और ये +6 में। तो बताओ कौन था लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग? वेनेडियम वाला था, वेनेडियम का ऑक्साइड। नेडियम। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो तो अपने आप को पहले रिड्यूस करना चाहेगा, ठीक है। तो यानी कि वेनेडियम +5, 3d3 4s2 +5 का मतलब क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, नोबल गैस बन गई, तो मतलब देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0 0. 0। ये वाला क्वेश्चन करो। किस केस में सिमिलर वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट की? निकालो ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बेटा। आलिया, पूरी क्लास में बस 3-4 बच्चे ही पढ़ते हैं क्या? 3-4 बच्चों को ही करवाना है क्या अपना सिलेक्शन? आर्यांश, छवि, हिमानी, HP, शोरू, मोहित, निशिता, नितान। बताओ क्या होगा? Chromium +3 and nickel +3. यस मैम। +3 Yes, में ma'am. D3 होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकल +3 में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि D7 बन जाएगा वो, ठीक है। तो दोनों अभी तो लिखवाया था, तुम लोग ध्यान तो पढ़, तुम लोग पढ़, मेरे को समझ नहीं आता, तुम लोग क्लास के साथ साथ कुछ और भी देख रहे होते हो क्या? ये देखना, और निकाल भी सकते हो, रट्टा तो मानना ही नहीं है। तो आंसर आएगा तो, ठीक है। चलिए आइए, इतना आसान चैप्टर है। मेरे को तो ये होता है कि जब मैं ऑर्गेनिक कराऊंगी तो भाग जाओगे तुम लोग। सही बता रही हूँ मैं तो, ऑर्गेनिक तो बहुत तगड़ी वाली चीज है भाई, बता दे रही हूँ मैं। जिसको जीओसी नहीं आता उसको ऑर्गेनिक नहीं आएगी समझ। फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। कलर क्यों आता है भाई? कलर क्यों आता है ये हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी तुमने देखा होगा, है ना। बताया था मैंने कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो अपने लोअर स्टेट में है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन या किसी भी स्टेट में, कोई भी लोअर स्टेट में है, अगर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या करेगा? हायर स्टेट में जाएगा, फिर वापिस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा इन विजिबल रीजन में, अगर कलर आप चाहते हो। तो यहाँ पे भी सेम है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट करेगा एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा? कलर शो करेगा। जैसे मेरे पास है टाइटेनियम +3, तो टाइटेनियम +3 होता है वॉयलेट कलर का। मैम याद करना है क्या? मैं बता दूंगी कौन कौन सा याद करना है। तो टाइटेनियम +3 में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये जब जो रेडिएशन ऑब्जॉर्व करेगा, किसी पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन ऑब्जॉर्व करेगा, तो ये क्या करेगा? जब वापिस जाएगा, वहां पे स्टेबल नहीं है, वापिस तो आएगा। तो जब ये वापिस आता है ना, तो जो
रेडिएशन वो एमिट करता है विजिबल रीजन में, तब जो है इसका कलर क्या शो होता है, वॉयलेट कलर शो करता है। तो जो मेरा बेटा जो इलेक्ट्रॉन है जो एब्जॉर्ब करते हैं ना कलर और जो दिखाते हैं वो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। जैसे टाइटेनियम +3 जो है ना वो आपका एब्जॉर्ब करता है येलो कलर, येलो कलर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और जो ट्रांसमिट करता है वो कौन सा कलर होता है, वॉयलेट कलर। मैम ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, देखो वैसे तो मैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी, बाकी एक बार देख लो, मैं तुम्हें एक चीज सिखा देती हूँ यहाँ पे। ये सर्कुलर व्हील है बेटा, इसमें ना आप लोग विबग्योर लिखो, ध्यान रखना इंडिगो मत लिखना, इंडिगो हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। तो आप देखो वॉयलेट के सामने क्या है, येलो, सबको दिखाई दे रहा है, ये देखना एक बार। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ब्लू के सामने तुम्हें ऑरेंज दिखाई दे रहा होगा, Yes, ma'am. और रेड के सामने ग्रीन। Green. तो अगर मान लो किसी ने येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है तो वॉयलेट दिखाई देगा, वाइस वर्सा। ऑरेंज की है तो ब्लू दिखाई देगा, ग्रीन की है तो रेड दिखाई देगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो ये Yes, कलर ma'am. आ किसकी वजह से रहा है, एक्साइटेशन की वजह से आ रहा है। यू कैन से ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी Yes, ma'am. जहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहां पे कलर आएगा, जहां पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां पे कलर शो नहीं आएगा, कलर नहीं नजर आएगा, वो कलरलेस होगा। बट लेकिन कोऑर्डिनेशन में जब मैं पढ़ाऊंगी, देयर आर सम कंपाउंड जिनके पास डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ऑर्बिटल में, स्टिल दे शो वेरी इंटेंस कलर। ठीक है, जो कि हम आगे इवन यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डी ब्लॉक में भी, बट अभी मैं नहीं बता रही हूँ। जैसे D0 हो गया मेरा बेटा और D10 होगा, ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन क्या होगा, नहीं होगा, तो फिर वापस आके क्या एमिट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। जैसे देखो एनसीईआरटी कुछ लिखती है, एनसीईआरटी कुछ लिखती है, मैम ये तो इसने कलर लिखे हुए हैं, क्या हमें भी ये कलर याद करने हैं? देखो जो मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ आपको वो कलर याद रखने हैं। देखो D0 और D10 वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो तो सरासर क्या है, सफेद, मतलब कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा D2 और D8 का आप ध्यान रख सकते हो, ग्रीन कलर वाले होते हैं ये वाले। ठीक है, उसके अलावा तुम लोग ध्यान रख सकते हो D1 और D9 वाले क्या होते हैं, जनरली ब्लू होते हैं। पर्पल और वॉयलेट, हाँ यहाँ पे आप पर्पल भी लिख लो, कई कई जगह पे ना पर्पल भी लिखा होता है। ठीक है, कई कई जगह पे बुक्स में पर्पल भी लिखा होता है, तो यू कैन राइट पर्पल। ठीक है, जैसे इसमें एनसीईआरटी ने पर्पल बोला होगा। ठीक है, ओके, आइए आइए यहाँ पे देखो, स्कैंडियम +3 और जिंक +2 कलरलेस है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो निकल +2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, D8 है ना, ग्रीन, देख रहे हो। वेनेडियम +3 ग्रीन, कैन यू सी दैट, क्योंकि यहाँ पे D2 और D8 है, तो ऐसे याद कर लो। उसके अलावा इधर देखो कॉपर +2 D9 है, ब्लू होता है, ये तो वैसे भी सबको याद ही होता है। वेनेडियम +4 D1 ब्लू है, कैन यू सी दैट। टाइटेनियम +3, ये तो मैंने बोला ही है, ये याद ही कर लो, ये फायदे में रहोगे। पर्पल ही याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी पर्पल लिख रहा है। ठीक है जी, बोलो। हालांकि टाइटेनियम +3 में भी D1 है, तो ये अलग आप लोग को ध्यान रखना है। तो बस इतने कलर आप जो है वो याद रख सकते हो। ठीक है, बस इतने तो जरूर याद रखना। कितने बताए मैंने तुम लोगों को, 4 एक बताए हैं, वो याद रखने हैं। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. बाकी Yes, ma'am. मैम बाकी याद नहीं करने के, बाकी मैं तुम्हें टाइम के साथ याद करा दूं। ठीक है, बाकी टाइम के साथ मैं तुम्हें याद करा दूं। अब बात आती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, मैंने तुम्हें क्या मेटल मेटल बॉन्डिंग सिखाई थी, हाँ मैम।
तो मान लो ये किसी पर्टिकुलर मेटल का मेटेलिक लैटिस है जिसमें आपस में जो है एटम्स ऐसे जुड़े हुए हैं। कैन यू सी दैट? हाँ मैम, जुड़े हुए हैं, Yes, ma'am. बहुत ही ऐसे क्लोजली जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, क्या मेरा बेटा तुम लोगों को यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है? सबको छोटा थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तक ये क्या है मेरा बेटा? प्योर मेटल का मेटेलिक लैटिस है। अगर मान लो जो ये खाली जगह तुम लोगों को दिख रही है, अगर यहाँ पे छोटे छोटे एटम्स आके क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप मतलब जितनी खाली जगह होगी उतने फंस जाएंगे। ऐसे कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, बोरोन होता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। अगर मान लो छोटे एटम्स, मान लो हाइड्रोजन हो गया ट्रैप, है ना, या मान लो कोई मेटल उसमें कार्बन हो गया, तो जब छोटे छोटे एटम्स इन खाली खाली स्पेस में, इन खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड होते हैं मेरा बेटा, वो क्या होते हैं? प्योर ना रह के क्या बन जाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन जाते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान रखो मैम ने क्या बोला है, छोटी छोटी जगह जो मेटेलिक लैटिस है उसमें सारे एटम चिपके हुए हैं, फिर भी जो छोटी छोटी जगह रह जाती है, अगर वहां पे कुछ छोटे एटम, स्मॉल एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा? ऐसे वाले कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्लियर है ये वाली बात? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन स्टीशियोमेट्री होते हैं, मतलब सिंपल रेशो में नहीं होते हैं। अगर मैं बोलूं मेरा बेटा टाइटेनियम कार्बन, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि एक टाइटेनियम होगा एक कार्बन। अगर 100 टाइटेनियम है तो हो सकता है कि कार्बन कितने हो सकता है 50 हो, 60 हो, कितने हो, मतलब सिंपल रेशो में नहीं मिलते। जैसे देखो एक एग्जांपल, टाइटेनियम H1.7, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो टाइटेनियम 100 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 170 होंगे। यही मतलब है ना। तो मतलब नॉन स्टोशियोमेट्री में होते हैं, यानी कि सिंपल रेशो में नहीं होते हैं। क्या ये Yes, क्लियर ma'am. है? ठीक है। अब Yes, हम देखते हैं कि अब पेपर में क्या आती है। पेपर में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आती है। अगर तुम्हारे बोर्ड्स का पेपर है तो वहां पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these compounds। तो तुम ये 4 पॉइंट अगर लिखा होगा तो 2 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। तो यस, मैं हमेशा कहती हूँ जो तुम्हारा केमिस्ट्री में हो रहा होता है उसका बेस ही आपका एनसीईआरटी से तैयार होता है। तो अगर आप स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल, सिर्फ यही पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो आपके 90+ स्कोर आराम से आ जाएगा पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, जो आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो थोड़ी बहुत जगह थी वो ऑक्यूपाई कर ली स्मॉल एटम ने, तो जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट है तो हार्ड भी होता है। और देखा गया कुछ बोराइड्स बोले तो अगर बोरोन ट्रैप हो जाता है उन छोटी छोटी जगह में, तो उसकी हार्डनेस किससे कंपेयर की हुई है? डायमंड से की हुई है। क्लियर है? और तीसरा, मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं, मतलब जो मेटेलिक कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है जो पहले प्योर मेटल्स में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डीलोकेलाइज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी होंगे इंटरस्टिशियल में, तो वो वैसे की वैसे रहती है, वो लॉस नहीं होती। उसके बाद है केमिकली इनर्ट, मतलब अगर आप चाहते हो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड कोई केमिकल रिएक्शंस करे तो वो नहीं हो पाएगा। केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सारे तो बेटा एटम बढ़ गए खाली जगह में भी, तो कहां से बेचारा कोई आएगा रिएजेंट अटैक मारेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर केमिकली इनर्ट। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. अब यहाँ पे आती है एक और प्रॉपर्टी आती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी? नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो मेरे देखे ट्रांजिशन मेटल और जो उनके कंपाउंड्स देखे गए ना, वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं कुछ रिएक्शन में। देखो कैटलिस्ट का क्या काम होता है?
कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करने का काम होता है, यस और नो। Yes, और ma'am. रिएक्शन को फास्ट करने का काम होता है, साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं। यही तो सिखाया मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम, यही सिखाया। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी यही कहती है कि जो सबसे अच्छी चीज देखी गई ना कि हमारे ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड्स कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, उसकी जो सबसे मेन जो मैं बोलूंगी जो कैटलिटिक प्रॉपर्टी एक कैटलिस्ट होने के लिए जो बहुत जरूरी भी होता है वो होता है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो हमारे ट्रांजिशन मेटल है मेरा बेटा, वो मल्टीपल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दिस इज समथिंग विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। मान ले बेटा मेरे पास आयरन +3 है ना, ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेंगे, मान लो रिएक्ट करके ये किसी में चेंज हो गया, लेट्स से Fe+2, है ना, फिर ये फर्दर रिएक्ट करेंगे किसी के साथ तो ये वापस निकल जाएगा। मतलब कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो अपना काम करते हैं और बस चलते बनते हैं, यही मतलब है ना। तो अब देखो आयरन +3 ने रिएक्शन के बीचों बीच में किसमें कन्वर्ट हुआ, वो +2 में। अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता तो ये वाला काम नहीं हो पाता, यस और नो। Yes. तो एक काम ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, जैसे मान लो मेरे पास ये कैटालिटिक सरफेस है, मान लो कोई ट्रांजिशन मेटल है विच बिहेव एज अ कैटलिस्ट, तो मेरे पास ये कैटालिटिक सरफेस है ना। तो ऊपर क्या आएंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, उस पर एब्जॉर्ब होंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो क्या होगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होंगे, उनके बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि यही तो होता है, नए बॉन्ड टूटते हैं और पुराने नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में उनके बॉन्ड वीक हो रहे होते हैं तो मतलब क्या होगा, बॉन्ड वीक मतलब टूट जाएंगे जल्दी। तो टूट जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की बैरियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बस एनसीईआरटी की कुछ लाइन है जो आप लोगों को करना है। पहला कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दूसरा बस जो इसने लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट एट सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड तो बनेगा किसके बीच में, रिएक्टेंट के बीच में और कैटालिटिक सरफेस पे जो एटम्स हैं, है ना। अच्छा, कैटलिस्ट के जो एटम्स हैं, फिर इससे होगा क्या, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ जाएगी कैटालिटिक सरफेस पे, जिसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, क्योंकि अब तो क्या है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, कम हो जाएगी। और जितना ज्यादा हमारा कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने अच्छे से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो पाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये दो मेन चीजें हैं, दो मेन चीजें हैं। बोलो क्या कहते हो, ठीक है क्या? Yes, ma'am. ठीक है। अब कौन कौन से कैटलिस्ट है, वैसे तो काफी सारे हैं मेरे बेटा, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी होते हैं, लेकिन कुछ जो अभी पॉपुलर हैं जो इस चैप्टर में तुम्हें ध्यान रखना है वो मैं लिखवा देती हूँ, बाकी वो टाइम के साथ तुम्हें पता भी चलते जाएंगे। पहला, तुमने ये सुना होगा हैबर प्रोसेस, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो अगर सोचते हो आप ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्शन हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है, नहीं हो पाती, इतनी सफिशिएंट कंडीशन नहीं मिल पाती है। तो हम इसको किस पे कराते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं। और कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पे आयरन होता है। तो हैबर प्रोसेस में अगर आपको रिएक्शन करानी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आयरन भैया जी लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। दूसरा, SO2 + O2, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है मेरा बेटा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, तो आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। और कैटलिस्ट जो इसमें यूज होता है वो होता है वेनेडियम का ऑक्साइड, जो कि किसमें इसको कन्वर्ट करता है, SO3 में। बेसिकली जो ये रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है, H2SO4 बनाने के लिए होती है, ठीक है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। हालांकि अब वो ना आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो चुका है वो चैप्टर जिसमें ये पढ़ाते थे, बट यस इसका कैटलिस्ट का यूज आपको पता होना चाहिए। V2O5 का कहाँ होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में दिया हुआ है। कौन है ये, वेनेडियम का ऑक्साइड। कौन है, वेनेडियम का ऑक्साइड, Medium का ऑक्साइड। ठीक है। उसके अलावा एक हमारे पास होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये एक बार याद करोगे ना, एक दो बार तुम्हें याद हो जाएंगे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ये होता है टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल
एल्यूमिनियम। ठीक है, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, इथीन को पॉलीथीन में बदलने का। पॉलीथीन इज ए पॉलीमर और इथीन इज ए मोनोमर यूनिट। अगर आप बहुत सारे इथीन मोनोमर को मिला दोगे तो ये किसमें? पॉलीथीन बन जाएगा। तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। प्रमोटर होते हैं जो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन को फास्ट करने में क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। और इनहिबिटर क्या होते हैं? जो रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कई बार हम कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर भी डाल देते हैं। ठीक है मैम, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट के आगे जो रिएक्शन लिखा है वो एक बार नीचे लिख दो, क्लियर नहीं मैं होगा। यहाँ पे लिख रही हूँ। कौन सी वाली? इथीन से पॉलीथीन या जो लिखा है, नाम लिखा है मैंने? जो नाम के आगे लिखा है। इथीन से पॉलीथीन मैम ये लिखा है मैंने। एक तो टाइटेनियम यस टेट्राक्लोराइड मैम, यही वाला। और ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5 थ्राइस है बेटा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके, लिख लिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। एक हमारे पास क्या होता है, एक और भी होता है। वैसे तो काफी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि मैम बस 4 ही बता रही है। टाइम धीरे धीरे बताऊंगी मैं। बहुत सारे, अगर मैंने 15-20 लिखवा दिए तो यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाओगे। पोटेशियम क्लोरेट को अगर बेटा आप हीट करते हो तो आपके पास KCl और ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पे भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज MnO2। ये वो वाले कैटलिस्ट मैंने बताए हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मतलब ऐसे तुम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, तो जगह जगह तुम्हें ये सब देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये वाली रिएक्शन, जो ये वाली रिएक्शन हो रही है आयोडाइड और परऑक्सो सल्फेट में, इस रिएक्शन को जो कैटेलाइज करने का काम करता है वो कौन करता है? आयरन+3। देखो एक बार, आयरन+3 क्या करता है? I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। मैंने तुम्हें बताया था ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और यही रिड्यूस आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? S2A 2 नेगेटिव। याद करो, पर ऑक्सो, अगर मैं मान लो ये लिख दूं H2S2O8, याद आ गया? मार्शलस एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। याद करो, ये वाला स्ट्रक्चर था इसका। बोलो, और यहाँ से H हटा दोगे तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करके, अब ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। मतलब खुद का रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये SO4 2 नेगेटिव में चेंज हो जाता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन+3। तो आयरन+3 यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है? पहले इसके साथ रिएक्ट किया और फिर काम करके वापस निकल गया। यानी कि आयरन+3 यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। और ये जो 2025 में ये रिएक्शन आ चुकी है, पता नहीं 25 या 24 में आई है, 2026 में आने के दोबारा चांसेस है। क्लियर है जी? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, ओके। उसके बाद हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। देखो एलॉय कैसे, आपने बचपन में भी सुना होगा लोअर क्लासेस में, जब मेटल्स को आपस में लाके मेल्ट कर दिया जाता है तो उससे जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो आपका क्या होता है? एलॉय बनता है ना। तो एलॉय होता क्या है? सिर्फ आपको पढ़ना है बेटा, क्योंकि ना ये इतना थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, तो मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना आप लोगों को ऐसी चीजें बता दूंगी जो ध्यान में रहे। बट देयर आर कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो एलॉय है क्या? मेटल्स को ब्लेंड करके मिलाया जाएगा, उससे एलॉय बनेगा, है ना। तो एलॉय में भी होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होगा इन विच एटम ऑफ वन मेटल। देखो इसमें ना बस एक चीज याद रखो, एक मेटल दूसरे मेटल में कब मिलेगा? क्या ये तुम ये देख पा रहे हो? मैं थोड़ा सा GIF लाइव सो दैट तुम्हें समझ में आए। कैन यू ऑल ऑब्जर्व? Yes, ma'am. देख पा रहे हो? Yes, तो ma'am. इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जो ये मेटेलिक लैटिस है, जो ये रेड वाली बोल्स आ रही है, अगर मैं बोलूं रेड वाली बोल्स और ब्लू वाले की जो रेडियाई हो अगर आपस में सिमिलर हो तभी ये रिप्लेस कर सकते हैं, यस और नो?
है ना, तभी वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर ज्यादा छोटी या ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो भाई साहब फिट ही नहीं आएगी, छोटी होगी तो घूमती रहेगी बेचारी बीच में, और बहुत बड़ी हुई तो फिट ही नहीं आएगी। तो यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी बोलता है कि ऐसे एलाओ जो एलोए हैं उनकी जो मेटेलिक रेडियाई है वो कितनी होनी चाहिए, विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर, ज्यादा से ज्यादा 15% के आसपास दोनों में क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। मतलब समझ लो 15% का ही अंतर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एलोइज बनाएंगे। और ट्रांजिशन मेटल ऐसे हैं जो ये क्राइटेरिया को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? अब यहाँ पे जो एलोए बनते हैं उसमें भी क्या हो रहा है, एक दूसरे में एक चीज मिल रही है, तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फिर एनसीईआरटी कहती है कुछ बेस्ट एलोएज हैं, जैसे फेरस एलोए बोले हुए हैं। फेरस एलोए बोले तो क्रोमियम का हो गया, वेनेडियम का, टंगस्टन का, मोलिबेल्डियम का, मैग्नीज का, जो जनरली यूज करते हैं वैरायटी ऑफ स्टील में, स्टेनलेस स्टील में, है ना, उसमें बताए गए हैं ये एलोए जो है हम यूज करते हैं। अब मैम हमें कौन से करने हैं, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आपको सिर्फ 4 करने हैं। एक तो ब्रास करना है, एक ब्रोंज करना है। ब्रास किससे मिलके बना है बेटा, कॉपर और जिंक से। ब्रास का जो एलोए है वो कॉपर और जिंक मेटल से बना है। ब्रोंज जो है कॉपर और टिन से। क्या ये दोनों अभी के अभी याद कर सकते हो तुम मेरे कहने पे? यस यस मैम। एक होता है, Yes, ma'am. एक एलोए का नाम होता है गन मेटल, गन मेटल या फिर बेल मेटल, जो बेल्स में यूज होता है गन में, वो होता है आपका कॉपर होगा ही होगा, टिन भी होगा और साथ ही साथ इसमें जिंक भी होगा। तो एक याद कर लो, ब्रास वाला याद रख लो, कॉपर प्लस जिंक। ब्रोंज अपने आप हो जाएगा, जिंक की जगह टिन। और गन मेटल और बेल मेटल में क्या होता है, कॉपर तो होता ही होता है, साथ में जिंक और टिन भी हो जाता है। एक आपका होता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में कौन से होंगे, अभी ऊपर भी बताया मैंने। स्टेनलेस स्टील में आपका एक तो क्रोमियम होगा, है ना, और आयरन, निकल भी होता है, और एक कार्बन भी होता है। ये याद करने पड़ेंगे। देखो ना, तुम्हारे पास कोई, मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है मैं याद करा दूं, ट्राई करो कि ये हो जाए। सिर्फ यही करने हैं 4। ये तो आप 10th में भी करते हो, ब्रास और ब्रोंज, बस आज ये दोनों और कर लो, ठीक है। आप इसको, चलो मेरे अब ध्यान में आ गया, याद कर सकते हो तो मैं एक बार बता देती हूँ। स्टेनलेस स्टील में याद रख लो, सिरफिरा निकल कार्बन, सरफिरा निकल कार्बन, सर यानी क्रोमियम, फिरा यानी आयरन, निकल कार्बन, ऐसे याद रखो। बाकी तुम्हें कोई और पैटर्न मिले तो आप कर सकते, ठीक है मेरा बेटा। तो यानी कि मेन चीज ये है, मेटल को आपस में ब्लेंड करके जो है एलोए की फॉर्मेशन की जाती है। और एलोए की फॉर्मेशन के लिए मेन चीज जो ध्यान रखनी है, दैट इज कि 15% रेडियाई का अंतर होना चाहिए। और ट्रांजिशन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं एलोए बनाने में यूज होते हैं। आपको एक ब्रोंज का करना है, ब्रास का करना है, गन मेटल का करना है, और स्टेनलेस स्टील का करना है। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को कल कराऊंगी, ठीक है। Yes, कल है ma'am. अपनी क्लास? यस। नहीं है ना? नो मैम, से कल नहीं है। हाँ कल नहीं है, थर्सडे को है। सो हम मिलेंगे और फिर मैं आपको एक तो ऑक्साइड्स वाला खत्म करा दूंगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड डाइक्लोर। ठीक है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है बेटा, तो इतना करो और बहुत अच्छे से करो। DPP तुम्हें ना थर्सडे को मिलेगी, अभी जिसकी पेंडिंग है वो